तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था कि लेविस बिंदु संरचना के आधार पर कैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या किया जाता है, निकाला जाता है। आज के क्लास में हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण निकालने का दूसरा तरीका देखेंगे। और वो दूसरा तरीका क्या है, तो पिछले तरीके में क्या था कि जब तक आपको लेविस बिंदु संरचना लिखने नहीं आता है तब तक आप जो है सो प्रसंकरण निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको लेविस बिंदु संरचना लिखना आए चाहे नहीं आए, आप जो है सो सीधे क्या कर सकते हैं, तो सीधे किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के तरफ। तो टॉपिक क्या है, प्रसंकरण निर्धारित करने के नियम, रूल्स टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बोले हैं कि यहाँ पर अणु की संरचना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम क्या कर सकते हैं, तो प्रसंकरण निकाल सकते हैं। तो सीधे प्रसंकरण निकालने का तरीका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं हम उस सूत्र को। तो यहाँ पर एक निकालेंगे जेड, क्या निकालेंगे, जेड, डिनोट कर लेते हैं जेड द्वारा। और जेड क्या होता है उसको भी हम बता देंगे। जेड क्या होता है, तो 1/2 इंटू परमाणु, परमाणु यहाँ पर होगा केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस कुल ऋण आवेश माइनस कुल धन आवेश। और लास्ट में क्या होगा, तो 1 संयोजी परमाणुओं की संख्या। ये सूत्र हो गया। और जेड होता क्या है वास्तव में, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि जेड क्या होता है। तो जेड यहाँ पर जो होता है ये होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ही क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो ये सब हम पिछले वीडियो में देखे हैं, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाकर के देखिए, समझ में आएगा कि क्या है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या है, तो केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस कुल ऋणावेश माइनस कुल धनावेश प्लस एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। एक संयोजी परमाणु किसको कहेंगे, तो ये तो हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। एक संयोजी परमाणु किसको कहेंगे, तो जिसकी संयोजकता कितनी हो, एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक संयोजी परमाणु। जैसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, नहीं हाइड्रोजन होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा, नहीं उसके बाद जो है सो फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। मतलब जिसकी संयोजकता क्या हो, एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एक संयोजी परमाणु, नहीं एक संयोजी परमाणु। अब इस पर जो है सो हमको क्या करना है, तो प्रसंकरण निकालना है। तो पहले वाले नियम में हम लोग देखे थे कि जब तक हम लेविस बिंदु संरचना नहीं निकालते हैं तब तक हमको प्रसंकरण का पता नहीं चलता है। लेकिन इस रूल द्वारा, इस नियम द्वारा बिना हम लेविस बिंदु संरचना लिखे केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको देता है H2SO4, ठीक है। और इसमें पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि केंद्रीय परमाणु कौन होगा। तो केंद्रीय परमाणु बहुत आसान है, नहीं बताए भी है कि जो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो केंद्रीय परमाणु। और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन होगा, तो सल्फर। आपको क्वेश्चन जब देगा तो इंडिकेटेड भी रहेगा कि H2SO4 में क्या कीजिए, तो H2SO4 में सल्फर का प्रसंकरण बताइए कि सल्फर का प्रसंकरण क्या होता है। और हाइड्रोजन हमेशा किनारे पर जुड़ता है, नहीं ये डायरेक्ट जो है नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे प्रसंकरण किसका, तो सल्फर का। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको जेड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जेड। तो जेड तो 1/2। उसके बाद क्या कहता है, तो केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप जानते होंगे सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। उसके बाद क्या कहता है, प्लस कुल ऋणावेश। तो ऋणावेश तो है ही नहीं, तो प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। माइनस कुल धनावेश, धनावेश भी नहीं है, तो यहाँ पर माइनस करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक संयोजी परमाणुओं की संख्या।
तो एक संयोजी परमाणु अगर लीजिएगा, नहीं एक संयोजी परमाणु लीजिएगा तो इसमें हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जो एक संयोजी है। आप देख सकते हैं, हम उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। तो इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 2 है। तो कितना हो जाएगा, तो निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 6 2 8, कट जाएगा कितना से, 4 से, तो 4। तो प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 4 किसमें होती है। तो जो ये नहीं जानते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो फर्स्ट वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 4 किसमें होती है। तो यहाँ इसका प्रसंकरण जब हम बताएंगे, नहीं प्रसंकरण जब बताएंगे तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3, क्योंकि sp3 में प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, तो 4। तो बहुत आसान है, एक ये हम देख लिए एग्जाम्पल पहला में। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं NO3-, इसमें हमको किसका निकालना है, तो नाइट्रोजन का प्रसंकरण निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है यहाँ प्रसंकरण, तो फिर वही Z निकालना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू क्या कहता है सूत्र, तो सूत्र कहता है परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और उसके बाद कुल ऋण आवेश, तो कुल ऋण आवेश कितना है, तो -1 है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा 1। और कुल धन आवेश, तो धन आवेश तो है ही नहीं, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो एक संयोजी परमाणु भी इसमें नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएगा ये। अब आगे तो 1/2 अब गुने 5 1 6, कितना, तो 3। तो Z का मान कितना आ गया, 3। तो प्रसंकरण इसका क्या होगा, तो प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 3 किस में, तो sp2 में। तो NO3- में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp2। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं NO2+, इसमें Z निकालना है, क्या लिखाएगा यहाँ, तो 1/2 5 नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, उसके बाद कुल ऋण आवेश को क्या करना है, जोड़ना पड़ता है, तो है ही नहीं। और कुल धन आवेश को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो कुल धन आवेश कितना है, तो 1 है, तो 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 1 घटाना पड़ेगा। तो 1/2 गुने 5 में से 1 गया तो 4, कितना मतलब है, 2। तो Z का वैल्यू 2, तो प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, तो Z का वैल्यू 2 आता है, तो प्रसंकरण sp, क्योंकि प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 2 किस में होती है, तो sp में होती है। उसी तरह चौथा देखते हैं, चौथा जैसे CH4 का है, किसका कहे, CH4 का। CH4 में क्या निकालना है, Z निकालने के लिए 1/2, इसमें कार्बन का प्रसंकरण, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और उसके बाद जो है कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, आवेश कुछ है ही नहीं, तो उसको प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक संयोजी, तो एक संयोजी परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 4 नहीं, तो यहाँ पर 4 है, तो एक संयोजी परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो 4 यहाँ ऐड करेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं 1/2 4 + 4 यानी कि 8, इसमें 2 से नहीं 4 से कट जाएगा, क्या आएगा, 4। प्रसंकरण यहाँ पूछेगा इसका, तो सिंपल है, प्रसंकरण sp3 हो जाएगा, क्योंकि प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 4 किस में आती है, तो sp3 में नहीं। उसी तरह हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे, 5वां में देखते हैं किसका, तो NH3, किसका, तो NH3 पहले Z निकालेंगे, 1/2 नाइट्रोजन में 5 और आवेश नहीं है, सीधा प्लस होगा, एक संयोजी परमाणु 3 है नहीं, यानी कि यहाँ निकालिएगा तो Z का वैल्यू आएगा 1/2 गुने 8 यानी 4 मरतबे, यानी कि 4। तो प्रसंकरण इसका क्या हो जाएगा, तो इसका प्रसंकरण आप कह सकते हैं, प्रसंकरण हो जाएगा sp3, क्योंकि 4 प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या किस में आती है, तो sp3 में। छठा देखते हैं, जैसे H2O है, इसमें ऑक्सीजन का निकालना होगा, इसमें नाइट्रोजन का। यहाँ इसका निकालेंगे तो पहले Z निकालेंगे, 1/2 ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और आवेश है ही नहीं, प्लस माइनस चार्ज इस पर नहीं है, प्लस माइनस चार्ज इस पर नहीं है, तो उसको नहीं लिखना है। एक संयोजी तो 2 परमाणु, कितना हुआ, तो 1/2 गुने 8, कितना, 4 मरतबे, यानी Z का मान 4। तो प्रसंकरण इसका क्या आ जाएगा, तो प्रसंकरण हो जाएगा 4 किस में होता है, तो sp3 में। ठीक है, अब जो है सो 7वां देखते हैं एग्जाम्पल, नहीं
जैसे मान लीजिए Cr2O7 इसमें क्रोमियम का क्या कहे आपको प्रसंकरण निकालने के लिए। देखिए है बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको पता करना पड़ता है पहले कि केंद्रीय परमाणु कौन है, तभी ये प्रसंकरण निर्धारित हो सकता है। और दूसरा क्या है कि इसमें हमको लेविस बिंदु संरचना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर निकालेंगे Z, तो 1/2 और इंटू में तो क्रोमियम का 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, तो 6 और +2 क्या हो जाएगा +2 क्योंकि -2 चार्ज है, प्लस चार्ज तो है नहीं कि उसको हमको घटाना पड़े, ठीक है घटाना पड़े। अब जो है एक संयोजी परमाणु भी इसमें नहीं है, यानी कि 1/2 × 8 कितना मतलब है 4, यानी क्या हो जाएगा प्रसंकरण, तो sp3 सीधे हमने लिख दिया कि Z का वैल्यू 4 आया नहीं तो प्रसंकरण sp3। और Z क्या होता है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर नहीं, और बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या होता है उसको भी हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं। अब जो है थोड़ा सा और आगे, और जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और बहुत ही आसान मेथड है, आसानी से आप किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु का क्या निकाल सकते हैं, तो प्रसंकरण निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या देता है, तो आपको देता है H3O+ का निकालने के लिए, किसका H3O+, इसमें किसका निकालना होगा, ऑक्सीजन का, नहीं ऑक्सीजन का, ये शायद 8वां नंबर हो, जो भी नंबर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सो अपना नंबरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पहले Z तो 1/2, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पर जो है +1 चार्ज है, माइनस चार्ज तो है नहीं, यानी ऋण आवेश है नहीं, तो धन आवेश को घटाना पड़ता है, तो एक यहाँ से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जोड़ना इसमें कितना पड़ेगा, तो 3 एक संयोजी परमाणु है तो 3 को जोड़ना भी पड़ेगा, नहीं यानी इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 3 है, और हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन कौन सा परमाणु है, तो एक संयोजी परमाणु है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 और 6 में से 1 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी 1/2 × 8 कितना मतलब 4, यानी Z का वैल्यू कितना, तो 4, तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3, ये भी हम निकाल लिए। उसके बाद जो है 9th नंबर में देखते हैं, जैसे CO2 में कार्बन का निकालना, किसका, कार्बन का, फिर Z निकालेंगे, तो Z निकालने के लिए 1/2 लिखना पड़ेगा, सूत्र सामने लिखा हुआ है, आप देख करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बिना हम लेविस बिंदु संरचना निकाले प्रसंकरण क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसके बाद कार्बन का निकालना है, तो कार्बन में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। उसके बाद ये जो आपको दिया है अणु, इस पर धन या ऋण आवेश है तो नहीं है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा अगला एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो आपको इसमें कोई भी ऐसा परमाणु नहीं है जो एक संयोजी हो, दिखाई दे रहा हो। हम वहाँ एग्जाम्पल लिखे भी थे कि एक संयोजी परमाणु कौन होता है, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, एक संयोजी परमाणु होते हैं। तो सिर्फ इतना ही, यानी 1/2 × 4 कट जाएगा 2, यानी प्रसंकरण क्या होगा इसका, कार्बन का इसमें, तो आप इसमें कार्बन का प्रसंकरण बता सकते हैं। प्रसंकरित ऑर्बिटलों की संख्या 2 आ गई, तो इसका प्रसंकरण sp होगा, क्योंकि Z का वैल्यू 2 आएगा तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp। एक और देखते हैं 10 नंबर में, जैसे CO32- है, तो यहाँ Z निकालेंगे, तो 1/2, इसमें प्रसंकरण किसका निकालना है, तो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। उसके बाद कुल ऋण आवेश, तो कुल ऋण आवेश कितना है, तो 2 है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऋण आवेश रहेगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा, और धन आवेश रहेगा तो उसको घटाना पड़ेगा, तो जोड़ दीजिए 2। उसके बाद एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, तो एक संयोजी परमाणु इसमें नहीं है, देख सकते हैं इस चार्ट में से कोई है ऐसा एक संयोजी परमाणु, तो एक संयोजी परमाणु नहीं हो गया। 1/2 और × 4 + 2 6 कितना 3, यानी Z का वैल्यू 3, तो प्रसंकरण क्या आ जाएगा इसका, तो प्रसंकरण हो जाएगा sp2, प्रसंकरण sp2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं
11 नंबर में जैसे आपको N2O5 दे दे, नहीं, और इसमें कहे किसका, तो नाइट्रोजन का प्रसंकरण बताइए। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इससे हमको मतलब नहीं है। जेड जब निकालेंगे तो 1/2 और इसमें निकालना किसका है, तो नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 5 ही लिखेंगे। तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो ऐसा नहीं करेंगे 5 × 2, 5 ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस, यानी इस पर न तो धनावेश है और ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश वाला ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। एक संयोजी, तो एक संयोजी परमाणु भी इसमें नहीं, क्या, तो एक संयोजी परमाणु भी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर इसका प्रसंकरण, मतलब इस मेथड द्वारा इसका प्रसंकरण निकालना संभव नहीं है। यानी कुछ ऐसे भी होंगे जो अब बाद में होंगे, इसका निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 ही होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जब भी निकलेगा यहाँ प्रसंकरण तो किसके द्वारा, तो लेविस बिंदु संरचना द्वारा ही निकलेगा। एक और 11 नंबर में MnO4-, यहाँ जेड निकालेंगे। Mn का हमको प्रसंकरण क्या करना है, बताना है। तो जेड निकालेंगे तो 1/2, मैग्नीज में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। उसके बाद ऋणावेश को क्या करना पड़ता है, तो ऋणावेश को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ दीजिए, कितना ऋणावेश है, तो -1, तो ये जुड़ जाएगा। यानी कुल ऋणावेश कितना है, तो 1 है, तो 1 क्या होगा, तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। और एक संयोजी परमाणु भी नहीं है, तो 1/2 × 8, 4 मर्तव्य, यानी जेड का वैल्यू 4। तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रसंकरण हो जाएगा sp3। तो ये क्या हो गया, तो बिना अणु का संरचना लिखे प्रसंकरण निकालने का तरीका, ठीक है, प्रसंकरण निकालने का तरीका हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सबसे आसान HCl में कहे किसका, तो Cl का निकालने के लिए, नहीं किसका, तो Cl का। तो जेड तो 1/2 और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, धनावेश और ऋणावेश है ही नहीं। एक संयोजी परमाणु तो हाइड्रोजन एक संयोजी परमाणु है, और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो 1, यानी 1/2 यानी कि 4 नहीं 8 तो 2 4 मर्तब्य, यानी कि 4, जिनका वैल्यू 4। तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा यहाँ, तो प्रसंकरण sp3 हो, प्रसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं तो ये किसके लिए होगा, तो ये होगा डायरेक्ट, यानी कि केंद्रीय परमाणु, किसी अणु में जो केंद्रीय परमाणु है उसका प्रसंकरण बताना होगा, तो प्रसंकरण बताने का ये डायरेक्ट तरीका हो गया। और जेड क्या होता है, तो ये जेड के लिए सूत्र हो गया जेड निकालने के लिए। और जेड वास्तव में होते क्या है, तो जेड वास्तव में बॉन्ड पेयर प्लस क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये ध्यान में रखना है कि जेड वास्तव में क्या होते हैं। उसके बाद एक और हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब होगा, यानी कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में प्रसंकरण क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक 3 ही प्रकार के प्रसंकरण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, 3 ही प्रकार के हैं। तो कौन 3 प्रकार का प्रसंकरण प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोगों को क्या समझना है, तो कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण। कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, तो कार्बन के यौगिकों को क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, नहीं उन अपवादों को छोड़ करके, ठीक है। अब जो है कार्बनिक यौगिक में प्रसंकरण जो निकलेगा मुख्य रूप से सिर्फ कार्बन का, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रसंकरण नहीं निकाला जाता है, यानी हाइड्रोजन का प्रसंकरण निर्धारित करना संभव नहीं है, यानी हाइड्रोजन का प्रसंकरण होता ही नहीं है। चाहे कोई भी यौगिक आप ले लीजिए, कार्बनिक ले लीजिए या कार्बनिक ले लीजिए, हाइड्रोजन का प्रसंकरण नहीं होता है। तो कार्बनिक यौगिक तो मेनली बना होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन से ही, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा तो उसमें सिर्फ किसका प्रसंकरण निकालना होगा, तो कार्बन का प्रसंकरण। तो आप यहाँ कह सकते हैं
कि कार्बनिक यौगिकों में जो प्रसंकरण होता है वो कितने टाइप का होता है, तो 3 ही टाइप का। कौन कौन, तो एक sp3, sp2 और sp, यानी कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण पूछे कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का। कौन कौन होता है, तो sp3, sp2 और sp होता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको एक सिग्मा और पाई बॉन्ड के टर्म में भी समझेंगे और एक सिंपल ट्रिक द्वारा भी समझेंगे। वो ट्रिक क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, नहीं ये सब हम निकालना पीछे के वीडियो में सीख चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, प्रसंकरण क्या होगा, नहीं तो प्रसंकरण sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, प्रसंकरण sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, प्रसंकरण sp। नहीं ये तो रूल हुआ, ट्रिक क्या होगा, नहीं तो कार्बन के बगल में केवल, कार्बन के बगल में केवल, यानी कि क्या हो, तो केवल सिंगल बॉन्ड, नहीं क्या हो, सिंगल बॉन्ड, और क्या हो, केवल नहीं, केवल नहीं, कार्बन के बगल में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा, तो प्रसंकरण sp3। लेकिन अगर डबल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो तो प्रसंकरण sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है तब प्रसंकरण sp। यानी कि सबसे आसान तरीका कि कार्बन के अगल बगल में सिर्फ अगर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो प्रसंकरण सिंपली हम एक लाइन में बता सकते हैं, क्या होगा, तो sp3। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो समझ जाएंगे उसका प्रसंकरण sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका प्रसंकरण sp। अब दोनों ट्रिक से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे क्या। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में CH4 लेते हैं। CH4 का संरचना लिखिए। हम तो अभी कुछ देर पहले डायरेक्ट निकालना सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर संरचना के आधार पर फिर एक बार देखते हैं। CH4 का संरचना सूत्र लिखिएगा तो आप इस तरह संरचना सूत्र, जो कि आप 10th में भी पढ़े होंगे, निकालें। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, चारों का चारों बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड होते क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट कीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड 4, और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0। नहीं तो सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड 0 हो तो प्रसंकरण क्या होगा इसका, तो प्रसंकरण पढ़े हैं अभी sp3 को। लेकिन हम क्या बताए हैं कि कार्बन के बगल में, मतलब कार्बन के बगल में, ये ट्रिक है, यानी कार्बन से सटा हुआ केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो sp3। दूसरा हम लोग चलते हैं किसमें, तो C2H6, ठीक है, कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन के चारों तरफ, कार्बन के बगल में या चारों तरफ आप कह सकते हैं, कार्बन के सीधा यहाँ लिख देते हैं, कार्बन के चारों तरफ, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3। तो यहाँ देख लेना है, कार्बन के चारों तरफ देख रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड ही मिल रहा है, डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो सीधा प्रसंकरण क्या होगा, sp3। और कैलकुलेट करने का तो ये रूल के अनुसार तरीका है, वो ट्रिक है, ठीक है। और यहाँ भी कार्बन के चारों तरफ अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो प्रसंकरण sp3। और कार्बनिक यौगिकों में जो प्रसंकरण निकालते हैं, किसका निकालते हैं, तो कार्बन का प्रसंकरण निकालते हैं, ठीक है। अब जो है तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यानी C2H4, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कार्बन के चारों तरफ देखना है, कार्बन के चारों तरफ क्या हो, तो एक भी डबल बॉन्ड हो, नहीं एक भी डबल बॉन्ड हो, तो है एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ प्रसंकरण sp2, यहाँ भी प्रसंकरण sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। नहीं तो कार्बन के चारों तरफ अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल जाता है तो प्रसंकरण सीधा sp2। और रूल पर कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड निकालिए, तो कार्बन 4 को बॉन्ड बना रहा है, चारों सिंगल, तो सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई बॉन्ड 0, तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा, तो प्रसंकरण 4 0 पर sp3। यहाँ कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड,
तो सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 और यहाँ पर 1 कितना 3, और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे तो डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड भी, तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, तो प्रसंकरण क्या होगा, तो प्रसंकरण होगा sp2। उसी तरह एक चौथा एग्जांपल C2H2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो रूल पर तो इस कार्बन के चारों तरफ तो सिग्मा बॉन्ड तो इधर एक, तो पाई बॉन्ड तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहाँ 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, तो प्रसंकरण क्या होगा, तो प्रसंकरण आप कह सकते हैं यहाँ पर sp, और डायरेक्ट तो एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, तो ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में किसका प्रसंकरण निकालना रहता है, तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का प्रसंकरण निकालना रहता है, जो कि क्या होता है, तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुत ही आसान। और कार्बनिक यौगिकों में 3 ही प्रकार के प्रसंकरण होते हैं, sp3, sp2 और sp। उसके बाद थोड़ा सा यानी इन प्रसंकरित और विकलों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे, नहीं वो भी बहुत आसान है, देखते हैं उसको कि तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब हुआ कि उसमें किस ऑर्बिटल का गुण कितना है और उससे हमको क्या जानकारी मिलती है। तो किस ऑर्बिटल का कितना गुण है और जानकारी क्या मिलती है, उसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक कि क्या है हमारा आगे का टॉपिक। तो यहाँ पर जो है क्या था, तो था sp, sp2, sp3 प्रसंकृत और विकलों का तुलनात्मक अध्ययन। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं किसका किसका पढ़ना है, तो sp का, sp2 का और sp3 का, नहीं तो प्रसंकरित ऑर्बिटल पहले देखते हैं sp3 में, फिर देखेंगे sp में, और फिर देखेंगे sp2 में, फिर देखेंगे sp। क्या देखना है, तो s कैरेक्टर मतलब s का गुण, और p कैरेक्टर मतलब p का गुण। बहुत आसान है। sp3 में s का गुण कितना है और sp3 में p का गुण कितना है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो sp, sp2 और sp3 प्रसंकरित और विकलों का तुलनात्मक अध्ययन। और इससे हमको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा, जिसको कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर sp3 में अगर आप देखिएगा तो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है, तो s का 1 और p का कितना, तो 3, तो s का 1 और p का 3, तो कितना हो गया, तो 4। तो sp3 में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, 4। और उसके बाद चलते हैं किसमें, तो sp2 में। sp2 में तो s का 1 ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल, तो 1 और 2 3, यानी ऑर्बिटलों की संख्या sp2 में 3, और sp में तो 1 s का और 1 p का, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, तो 2, तो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो गई, तो 2। तो पहले तो ये जानना था, हम लोग जान लिए कि sp3 में 4 ऑर्बिटल, sp2 में 3 ऑर्बिटल और sp में 2 ऑर्बिटल। अब उसमें s का कितना भाग है और p का कितना भाग है, ये जानना बहुत ही आसान है। कैसे, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चारों ऑर्बिटल मिल करके 100 भाग है, कितना है, 100 भाग है, नहीं यानी सिंपली समझिए कि 100 रुपया है और इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 गो के बीच क्या करना है, बांटना है। तो 100 रुपया को 4 गो के बीच बांटेंगे तो 4 से भाग देंगे तो कितना, तो 25, यानी कि 25% भी लिख सकते हैं आप।
नहीं, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर। नहीं, परसेंटेज में हम क्या करते हैं, एस और पी कैरेक्टर को लिख देते हैं। तो 100 रुपया था और कितने के बीच बांटना था, तो 4 के बीच। तो 100 में 4 से भाग दिए तो एक को कितना मिलेगा, 25 रुपया। कितना मिलेगा, 25 रुपया। या मान लीजिए 100 चॉकलेट था और 4 के बीच बांटना था, तो एक को कितना चॉकलेट मिलेगा, तो 25 चॉकलेट मिलेगा। तो ये हो गया SP3 के लिए। अब हम लोग SP2 में चलेंगे। यहाँ पर 100 रुपया को कितने के बीच बांटना है, तो यहाँ ऑर्बिटलों की संख्या हम अभी समझे हैं 3 है, तो 3 से तो 33.33% में कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह SP में तो यहाँ 100 रुपया को कितने के बीच बांटना है, तो 2 के बीच। तो 100/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 50%। नहीं, बटा गया। बटाने के बाद अब SP3 में यानी कि क्या किए थे, तो 100 को 4 भागों में बांटे थे, यानी 100 रुपया को 4 भाग में बांटे थे। तो एक को कितना मिला था, तो 25 रुपया। नहीं, एक को 25 रुपया मिला था। तो यहाँ S के कितने ऑर्बिटल है, तो S के ऑर्बिटल देखेंगे तो एक है, तो एक को कितना मिलेगा, तो 25 रुपया। तो SP3 में S का गुण कितना हो जाएगा, अगर परसेंटेज में बताएंगे तो सीधा है 25%। नहीं, और यहाँ P के कितने हैं, तो 3 ऑर्बिटल है। तो 3 ऑर्बिटल है मतलब कि एक को 25 रुपया, तो 3 गो है, तो 3 गो को कितना मिलेगा, तो 25 या 75। तो यानी P का गुण कितना होगा, तो 75%। तो अब आपसे पूछे SP3 में S का गुण कितना होता है, तो 25%, और P का गुण कितना होता है, तो 75%। सबसे अधिक P का गुण किसमें पाया जाता है, तो SP अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो 33.33 रुपया। तो S का कितना है, तो 1 है, तो 1 को कितना मिलेगा, तो 33.33। मतलब SP2 में S का गुण कितना है, तो 33.33%, ठीक है। और P के कितने हैं, तो 2 है, तो 1 को तो 33.33, तो 2 को तो यानी कि 2 गुने, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे 3 गुने 25% यानी कि 75%, और 2 गुने 33.33 यानी कि 66.66%, ठीक है, 66.66%। अब यहाँ पर तो एक को 50 रुपया मिलेगा, तो S का भी 1 है, P का भी 1 है, तो एक को 50 रुपया, तो S का भी 50% और P का भी 50%। अब फिर एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि पूछेगा SP3 में S का कितना प्रतिशत गुण रहता है, तो S का 25%, और P का गुण कितना रहता है, तो 75%। SP2 में S का गुण कितना रहता है, तो 33.33%। नहीं, और P का गुण कितना रहता है, तो 66.66%, और SP में S का गुण कितना रहता है, तो 50%, और P का गुण तो 50%, क्योंकि यहाँ SP का जो निर्माण होता है कितने ऑर्बिटल से, तो मात्र 2 ऑर्बिटल से। तो दोनों का प्रतिशत कितना होगा, नहीं तो प्रतिशत में बताएंगे तो दोनों को मिलाकर के 100 उड़ना चाहिए, तो दोनों का 50-50 होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि किस ऑर्बिटल में किसका गुण। अब क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, एकदम आसान सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कहेगा कि निम्न में से किसमें S का गुण सबसे अधिक होता है। ए में दे दे आपको SP3, बी में SP2, सी में SP, डी में कहे कोई नहीं। देख लीजिए यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर S का गुण पूछा है कि सबसे अधिक किस में होता है, तो S का गुण तो SP3 में 25%, SP2 में 33.33 और SP में 50%, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SP। और क्या क्वेश्चन रहेगा देखते हैं, निम्न में से किसमें S का गुण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में दे SP, बी में SP2, सी में SP3, डी में कोई नहीं, डी में कोई नहीं। क्या करा, निम्न में से किसमें S का गुण सबसे कम,
तो sp3 में 25, sp2 में 33.33, sp में 50, सबसे कम किस में? तो sp3 में। इसका भी आंसर क्या होगा? सी। एक और क्वेश्चन क्या कहेगा, तो निम्न में से किसमें P का गुण सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। ए में दे दे sp2, बी में दे दे sp3, सी में दे दे sp, डी में दे दे कोई नहीं। तो P का गुण सबसे अधिक, तो P का गुण सबसे अधिक किसमें होता है? तो sp3 में। इसमें 75%, sp2 में 66.66% और sp में कितना? तो 50%। तो आप कह सकते हैं sp3 में P का गुण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और फिर एक और क्वेश्चन दे दे क्या, कि निम्न में से किसमें P का गुण सबसे कम होता है? ए में sp3, बी में sp, सी में sp2 और डी में कोई नहीं। क्या आंसर होगा? निम्न में से किसमें P का गुण सबसे कम? तो P का गुण सबसे कम 50% और किसमें? तो sp में, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? sp नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। ठीक है। अब जो है थोड़ा सा और इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या है। नहीं, अभी तो सिंपली देखे थे, या उस जो नेक्स्ट है इसका टॉपिक, नहीं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम शेप भी समझेंगे, ज्योमेट्री भी समझेंगे, किस तरह का ज्योमेट्री किस प्रसंकरण से हमको क्या होता है? तो प्राप्त होता है। तो अब जो है तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग देखेंगे क्या, तो शेप देखते हैं। शेप मतलब आकृति। तो हम लोग देख रहे थे तुलनात्मक अध्ययन, उसमें हम यानी परसेंटेज ऑफ P किसमें? तो sp3, sp2 और sp, इसमें 25 और ये 75%, यहाँ पर ये 33.33% और ये 66.66%, और यहाँ पर 50% और 50%। ये कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं। अब इसमें जो है sp3 में s का करेक्टर कितना है? 25% और p का करेक्टर 75%। लेकिन sp में s का करेक्टर 50% और p का करेक्टर भी कितना? 50%। तो sp3 से sp की तरफ जाएंगे तो स्फेरिकल नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं sp3 से sp के तरफ जाने पर स्फेरिकल नेचर क्या होता है? तो बढ़ता है। क्वेश्चन क्या रहेगा इस पर? नहीं, क्वेश्चन इस पर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन या निम्न में से किसमें स्फेरिकल नेचर अधिक होता है? तो यहाँ पर ए में sp3, बी में sp2, सी में sp, डी में कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। किसमें हो जाएगा? तो sp में, क्योंकि sp में s का गुण सबसे ज़्यादा है और जिसमें s का गुण सबसे ज़्यादा होगा उसमें स्फेरिकल नेचर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये आकृति था, नहीं आकृति में वो भी किस तरह की आकृति को हम लोग समझे हैं? तो स्फेरिकल नेचर को समझे हैं, बस इतना ही को। और इसकी ज्यामितीय आकृति अलग होती है जो कि आगे हम जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला तुलनात्मक अध्ययन हमको क्या देखना है? तो अगला तुलनात्मक अध्ययन में देखना है आकार। तो आकार जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P कैरेक्टर के, मतलब जिसमें P कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो उसका आकार क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, और जिसमें P कैरेक्टर सबसे कम होगा उसका आकार सबसे छोटा होगा। तो आकार का क्रम यहाँ पूछा जाए, नहीं आकार का क्रम पूछा जाए
तो आकार का क्रम, तो देखिए सबसे अधिक पी कैरेक्टर किस में है, तो सबसे अधिक पी कैरेक्टर sp3 में है। इसका मतलब है कि sp छोटा होगा sp2 से और sp2 छोटा होगा sp3 से, क्योंकि सबसे अधिक पी कैरेक्टर किस में, तो sp3 में, और सबसे कम पी कैरेक्टर किस में, तो sp में। नहीं, तो सबसे बड़ा आकार किस प्रसंकरित ऑर्बिटल का होगा, तो sp3 का, और सबसे छोटा आकार किस प्रसंकरित ऑर्बिटल का होगा, तो sp का। हम तीन में ही तुलनात्मक अध्ययन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेप साइज। उसके बाद एक और देखेंगे, ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृति या सीधा ज्यामिति भी कह सकते हैं, नहीं ज्यामिति भी कह सकते हैं। तो ज्यामितीय आकृति देखने के लिए हमको जेड जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, जेड। तो जेड निकालना हम सीखे नहीं, जो जेड अगर 2 हो तो उसकी आकृति जो होगी, उसकी जो आकृति होगी कैसी होगी, तो उसकी आकृति होगी लीनियर। ठीक है, जेड का वैल्यू अगर 3 होगा तो उसकी आकृति होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और जेड का मान अगर 4 होगा तो उसकी आकृति होगी, नहीं ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल, और जेड की वैल्यू अगर 5 होगी तो ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, और जेड का मान अगर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्यामिति होगी। और ये जेड होता क्या है, तो कई बार हम बताए हैं कि जेड का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के योग को ही क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। नहीं, तो जेड में कौन कौन रहता है, तो बॉन्ड पेयर भी रहता है और लोन पेयर भी रहता है। तो जेड का वैल्यू अगर 2 होगा तो उसकी ज्यामितीय आकृति क्या हो जाएगी, लीनियर। अब ये लीनियर आकृति कैसी होती है, तो लीनियर आकृति रेखीय, जिसको हम कहते हैं, लीनियर का मतलब क्या हो गया, रेखीय। ये सब नाम हम लोगों को अंग्रेजी में ही ध्यान रखना है, हिंदी में याद नहीं रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें एक बीच में परमाणु होगा जिसको कि हम केंद्रीय परमाणु के नाम से जानते हैं, और 2 परमाणु यानी कि किनारे पर होंगे। नहीं, तो ए क्या हो गया, तो केंद्रीय परमाणु, और बी क्या हो गया, तो बी बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है। नहीं, यानी कि बी बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी हो सकता है, क्योंकि ज्यामिति जो है निर्धारण बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा, तो एक कागज ले लीजिए, कागज पर क्या कीजिए, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नहीं, यहाँ पर आपको कोण पूछेगा तो 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री। और कोण होता क्या है, तो 2 बंधनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो 2 बंधनों के बीच के कोण को जो है बंधन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बंधन कोण 120 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और यहाँ पर अगर बंधन कोण पूछे तो 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कौन आएगा, तो ए, और यहाँ पर कौन होगा, बी, यहाँ पर भी कौन, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर की आकृति। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल की आकृति क्या होगी, नहीं, तो टेट्राहेड्रल में इस तरह ये ए और यहाँ पर बी, 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 ठीक है। और बी तो हम जानते हैं कि बी के जगह पर क्या हो सकता है, तो यानी कि इसको आप बी भी कह सकते हैं, यानी बीपी प्लस एलपी को बी भी कह सकते हैं, यानी कि बी के जगह पर बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है। ये आकृति कौन सी, तो टेट्राहेड्रल आकृति, और इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, कितना, 28 मिनट होता है, यानी जितने भी कोण हैं सभी के बीच कितना, तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये कैसे हो जाता है, नहीं, ये कैसे हो जाता है, तो ये ज्यामिति जो बनाते हैं तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को उसके चारों तरफ अरेंज करते हैं। चारों तरफ करने का मतलब हुआ एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन में अरेंज करते हैं, तब जो है कोण कितना आता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप कैसा होगा, नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप क्या होगा, तो उसको भी देखते हैं। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो शेप होगा वही ऐसे ही आप बना लीजिए। ये ट्राइगोनल बन गया। बाइपिरामिडल, तो ऊपर से 2 को डाल दीजिए, एगो ऊपर एगो नीचे, तो यहाँ पर भी बी, 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 बी और बी, और यहाँ पर कोई ए क्या होगा, तो केंद्रीय परमाणु, यानी कि आप कह सकते हैं
कि बी के जगह पर कौन होगा, तो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और लोन पेयर भी, और ए के जगह पर कौन होगा, तो ए के जगह पर केंद्रीय परमाणु, ए के जगह पर क्या होगा, केंद्रीय परमाणु, ठीक है, केंद्रीय परमाणु। तो ये ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है, तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, नहीं ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। और लास्ट में ऑक्टाहेड्रल कैसा बनेगा, तो ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, बी और बी और बी, और दो गो बी को ऊपर और नीचे भी डाल दीजिए, एगो को ऊपर और एगो को नीचे। ये आकृति कैसी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल, नहीं ये आकृति ऑक्टाहेड्रल। प्रत्येक कोण यहाँ पर कितना, तो 90 डिग्री का होगा, नहीं यहाँ पर कितना, तो 120 डिग्री, नहीं कितना, तो 120 डिग्री, और इसके बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, नहीं 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लिए, और जिन के मान से तो प्रसंकरण भी बता सकते हैं, क्या होगा, sp, यहाँ sp2, यहाँ sp3, यहाँ sp3d, और यहाँ sp3d2। तो ये हो गया। तो ज्यामितीय आकृति भी हम पता कर सकते हैं, और ज्यामितीय आकृति पता करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को क्या किया जाता है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ अरेंज किया जाता है, नहीं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ अरेंज किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट किया जा सकता है। तो ज्यामितीय आकृति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो ज्यामितीय आकृति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, और एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर व्यवस्थित करके तब उसकी ज्यामिति निर्धारित की जाती है। तो ज्यामितीय आकृति के निर्धारण में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों भाग लेता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे DSTPR, तब वहाँ पर समझेंगे कि अणु की आकृति का निर्धारण करना होगा, तब किसकी आवश्यकता होती है, बॉन्ड पेयर की या लोन पेयर की। अभी हमको ज्यामिति ही जानना था, तो ज्यामिति में हम लोग जान गए। उसके बाद ऊर्जा, एनर्जी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P कैरेक्टर के, यानी कि जिसमें P का गुण सबसे ज्यादा उसकी ऊर्जा सबसे अधिक। तो ऊर्जा का क्रम आपसे पूछा जाए, नहीं ऊर्जा का क्या पूछा जाए, क्रम, कि किसकी ऊर्जा अधिक, तो Sp की ऊर्जा कम होगी Sp2 से, और Sp2 की ऊर्जा कम होगी किससे, Sp3 से, नहीं किससे, Sp3 से। उसके बाद एक और टर्म है बॉन्ड एंगल, यानी बंधन कोण, बंधन कोण, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P कैरेक्टर के, मतलब जिसमें P का गुण अधिक होगा उसका बॉन्ड एंगल कम, जिसमें P का गुण अधिक होगा उसमें बॉन्ड एंगल कम, और जिसमें P का गुण कम होगा उसमें बॉन्ड एंगल अधिक। कैसे, तो आप चेक कर सकते हैं कि यानी कि SP में बॉन्ड एंगल का मान 120 डिग्री, कितना 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। वही आप Sp2 लीजिएगा तो इसमें 120 डिग्री, और Sp3 लीजिएगा तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, कितना 28 मिनट होता है। तो देखिए सबसे अधिक P कैरेक्टर किसमें, तो Sp3 में। तो P कैरेक्टर जिसमें अधिक उसमें बॉन्ड एंगल कम, और जिसमें P कैरेक्टर सबसे कम उसमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया, सबसे अधिक हो गया, नहीं सबसे अधिक हो गया। उसके बाद है अगला हमारा विद्युत ऋणात्मकता, कि कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक और कौन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कम विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है S कैरेक्टर के, यानी जिसमें S का गुण सबसे अधिक होगा, जिसमें S का गुण सबसे अधिक होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक, और जिसमें S का गुण सबसे कम होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम। तो यहाँ क्रम पूछे, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम पूछे, तो आप देखे हैं कि सबसे अधिक S का गुण किसमें है, Sp में, नहीं तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक Sp,
sp से अधिक sp अधिक है किससे, sp2 से, और sp2 अधिक किससे है, sp3 से, यानी कि ये घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक sp, इससे कम sp2 और इससे कम कौन, sp3, क्योंकि इसमें s का गुण जो है, इसमें s का गुण 50%, इसमें s का गुण जो है 33.33% और इसमें s का गुण जो है 25%। तो देख सकते हैं कि जिसमें सबसे अधिक s का गुण होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मक, और जिसमें s का गुण सबसे कम होगा वो कम विद्युत ऋणात्मक। उसके बाद बंधन की लंबाई, अगला क्या है, तो बंधन की लंबाई, जिसको कि बॉन्ड लेंथ कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी कैरेक्टर की, मतलब जिसमें पी का गुण सबसे अधिक होगा उसमें बंधन की लंबाई सबसे अधिक, और जिसमें पी का गुण सबसे कम अधिक होगा, जिसमें पी का गुण सबसे अधिक उसमें बंधन की लंबाई अधिक, जिसमें पी का गुण सबसे कम उसमें बंधन की लंबाई कम होगी, नहीं बंधन की लंबाई कम होगी। तो बंधन की लंबाई का क्रम पूछा जाए, बंधन की लंबाई का क्रम, तो जिसमें पी का गुण अधिक उसमें बंधन की लंबाई सबसे अधिक। इसका मतलब है कि sp में बंधन की लंबाई sp2 से कम, और sp2 में sp3 से क्या हो जाएगा, कम, sp3 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंधन की लंबाई हो गया। उसके बाद बंधन की लंबाई के बाद जो है हम लोगों को देखना है बंधन शक्ति, बंधन की शक्ति, जिसको बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। नहीं, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी कैरेक्टर के, मतलब जिसमें पी का गुण सबसे अधिक होगा, नहीं जिसमें पी का गुण सबसे अधिक होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम। तो पी का गुण, तो यानी कि पूछेगा क्रम इसका, बंधन की शक्ति का क्रम क्या होगा बताइए, तो सबसे अधिक पी का गुण किस में, तो sp3 में, तो sp3 में पी का गुण सबसे अधिक, मतलब यानी कि इसके बंधन शक्ति का मान सबसे कम, तो sp3 का छोटा होता है sp2 से, sp2 का छोटा होता है किससे, sp से, यानी सबसे मजबूत बॉन्ड किसमें होगा, तो sp में, उससे कमजोर बॉन्ड किसमें होगा, sp2 में, और सबसे कमजोर बॉन्ड किसमें होगा, तो sp3 में। नहीं, तो यही था तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि किसका, तो sp, sp2 और sp3 प्रसंकृत ऑर्बिटलों का, और कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग जान गए। और ज्यामितीय आकृति और आकृति से संबंधित एक थ्योरी दिया गया है जिसको PSTPR थ्योरी कहते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रसंकरण से रिलेटेड भी है वो। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक बार प्रसंकरण की चर्चा करेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की चर्चा करेंगे। ठीक है, रहने देते हैं।